हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूंगा रीजनिंग एबिलिटी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है डाटा सफिशिएंसी। देखिए, नाम से आपको पता चल रहा होगा डाटा की आपको सफिशिएंसी चेक करनी है, यानी जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सफिशिएंट है भी या नहीं। ये आपको बेसिकली डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस में चेक करना होता है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट इसके पहले मैं आपको इंपॉर्टेंस बता दूं कि पहले तो देखिए डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन सिर्फ मेंस लेवल के एग्जाम में ही पूछे जाते थे। बट अगर आप अभी रिसेंट एग्जाम्स जो कंडक्ट हुए हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आपको प्री लेवल के एग्जाम के अंदर भी जो है डाटा सफिशिएंसी के 3 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ज्यादातर आपको ये क्वेश्चंस रीजनिंग के सेक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ रीजनिंग से ही डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस बनते हैं। क्वांट से भी डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कैसे इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन की अगर आप बेल को प्रेस करेंगे तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का जो है वो अपडेट आपको लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको देखिए पहले बताया था कि डाटा सफिशिएंसी का मतलब यही है कि आपको क्या चेक करना है कि जो आपको डाटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो सफिशिएंट है या नहीं। आपको बेसिकली जो स्टेटमेंट्स है उनकी सफिशिएंसी चेक करना है कि आप उन स्टेटमेंट्स को यूज करके आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं या नहीं। ठीक है ना, जो भी उस क्वेश्चन वहां पर पूछा गया होगा, आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे और आपको ये बताना होगा कि ये स्टेटमेंट सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए या नहीं। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको पहले ही बताया, फ्रॉम विच यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस इन, चाहे आप देखिए बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या इंश्योरेंस एग्जाम्स की। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स गिवन हो सकती है। अगर देखिए प्री लेवल के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है डाटा सफिशिएंसी का, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि दो ही आपको स्टेटमेंट्स गिवन होंगी। अगर मेंस लेवल में पूछा जा रहा है और अगर एग्जामिनर इसको क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं तो वो आपको 3 स्टेटमेंट्स भी दे सकता है। वैसे दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगी, और आपको ये देखना हो कि वन और मोर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, और आपको चेक करना हो कि एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को यूज करके आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ठीक है ना, यही वहां पे आपको बताना होगा। सो यू हैव टू डिसाइड वेदर द डाटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट। ठीक है, तो एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को यूज करके हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं या नहीं, ये आपको चेक करना होगा। तो ये तो देखिए इसकी मेन मतलब एक बेसिक था कि कैसे आपसे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बट अब एक चीज ये है कि इसके लिए आपको देखिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। जो हम देखिए ऑलरेडी अरिथमेटिक के टॉपिक्स पढ़ते हैं, या अगर मैं रीजनिंग के अंदर बात करूं तो जो हम रीजनिंग सेक्शन के अंदर टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक है, देन इसके अलावा कोई पजल का इजी सेट पूछ सकते हैं आपको इसी तरीके से डाटा सफिशिएंसी में। देन इसके अलावा और कोई मिसलेनियस टॉपिक है वो आपसे इस तरीके से डाटा सफिशिएंसी के अंदर पूछा जा सकता है। तो देखिए और आगे मैं आपके साथ अभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जहां तक क्वांट के अंदर अगर हम बात करें जो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसके लिए आपको सारे के सारे जो अरिथमेटिक के टॉपिक्स है वो आपके क्लियर होने चाहिए, जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, फिर इसके अलावा एसआई सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर हमारा बाकी जो नंबर्स हो गया। तो ये वाले जो अरिथमेटिक के टॉपिक्स हम कवर करते हैं क्वांट में। जबकि रीजनिंग के अंदर जो हम रीजनिंग के टॉपिक्स मैंने आपको बताए, अब जैसे यहाँ पे आपको डायरेक्शंस इस तरीके से गिवन होगी कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो, जो भी देखिए मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ, आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन होंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन गिवन होगा, एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स नंबर्ड 1 एंड 2। ठीक है, और दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगे जिनका नंबर आपको 1 एंड 2 गिवन होगा। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया अगर एग्जामिनर मुश्किल बनाना चाहता है तो आपको 3 स्टेटमेंट्स भी दे सकता है। और आपको ये डिसाइड करना होगा कि वेदर द डाटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, जो आपको डाटा प्रोवाइडेड है, ठीक है, क्वेश्चन के नीचे जो आपको डाटा प्रोवाइडेड है वो सफिशिएंट है या नहीं उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, तो देखिए आप अब आपको 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, ए बी सी डी और ई। तो आप किस ऑप्शन को कब मार्क करेंगे, तो ये अब हम समझ लेते हैं कि आप ए जो आंसर है वो तब मार्क करेंगे अगर आपको लगता है कि द डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन while the data in statement 2 alone are not sufficient to answer the question। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन है तो पहली स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट है उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, जबकि सेकंड स्टेटमेंट को अगर आप इंडिविजुअली यूज करें तो आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे, यानी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट है उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। वैसे बी आंसर आप तब मार्क करेंगे अगर आपको लगता है कि द डाटा इन स्टेटमेंट सेकंड अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, जबकि स्टेटमेंट 1 अलोन जो है वो सफिशिएंट
नहीं, यानी फर्स्ट ए ऑप्शन का बिल्कुल उल्टा, यानी अगर सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट है। सी आप कब मार्क करेंगे? अगर आपको लगता है आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी आप स्टेटमेंट 1 को अकेला यूज करके भी उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और स्टेटमेंट 2 को भी इंडिविजुअली अकेला यूज करके आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आप सी आंसर मार्क करेंगे। डी कब मार्क करेंगे? इफ द डाटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि जो पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइंड करके भी अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे तो आप डी को मार्क करेंगे। और ई कब मार्क करेंगे? अगर आपको लगता है दोनों स्टेटमेंट्स आपको टुगेदर रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है ना? आप देखो इन पांचों ऑप्शंस को ध्यान से समझ ले। पहले ए अगर हम तब मार्क करेंगे सिर्फ जब फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट है जबकि सेकंड अलोन सफिशिएंट नहीं है। बी ए का बिल्कुल उल्टा है, अगर सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट है जबकि स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट नहीं है। सी का मतलब है अगर आप आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट, यानी हम स्टेटमेंट 1 को भी अलोन यूज करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और स्टेटमेंट 2 को भी अलोन यूज करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। डी हम मार्क करते हैं जब दोनों स्टेटमेंट्स आपको यूज करने के बाद भी, दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइंड यूज करने के बाद भी आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं फाइंड आउट कर पा रहे। जबकि ई का मतलब है अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइंड करके आंसर अगर आप निकाल पा रहे हैं, यानी दोनों स्टेटमेंट्स आपको चाहिए, तो आप ई मार्क करेंगे। तो क्लियर हो गया। अब मैं आपके साथ दो क्वेश्चंस कवर करूंगा इसी के, ताकि आपको एक और आइडिया लगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको देखने से लग रहा होगा ये प्री लेवल का क्वेश्चन, आप जैसा देख सकते हैं, और ये ब्लड रिलेशन पर है। मैंने आपको बताया ना कि डाटा सफिशिएंसी कोई अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है। डाटा सफिशिएंसी में जो हम बाकी टॉपिक्स पढ़ते हैं उसी से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। अब जैसा देखिए ये है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव, तो अब ये देखिए आपको यहाँ पे बताना है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव, ए के कितने चिल्ड्रन है। अब देखिए दो स्टेटमेंट्स, अब आपको ये बताना है कि क्या स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि ए के कितने चिल्ड्रन है, या सेकंड अलोन सफिशिएंट है, क्या हमें दोनों को कंबाइंड यूज करना चाहिए, या दोनों को कंबाइंड यूज करके भी हम आंसर नहीं दे पा रहे। तो ये देखिए अब हम एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं बहुत सारे ऐसे डाटा सफिशिएंसी के, खासकर प्री लेवल के क्वेश्चंस की मैं बात करूं, तो आप विदाउट पेन एंड पेपर भी सोल्व कर सकते हैं। तो अभी आपको देखिए सोल्व करके बताता हूं। अब पहली स्टेटमेंट हमें ये बताना है, आपको देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है कि ए के कितने चिल्ड्रन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव। अब पहले देखिए स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, अब देख सकते हैं पहली स्टेटमेंट में गिवन है कि डी इज द ओनली डॉटर ऑफ जेड हु इज द वाइफ ऑफ ए। अब देखिए ए की वाइफ कौन है? जेड है, यानी ए हस्बैंड हो गया और जेड क्या है? वाइफ हो गई। ठीक है, यानी ये आपस में क्या है? एक मैरिड कपल है, जेड और ए। ठीक है, तो ए यानी हस्बैंड है, जेड जो है वो वाइफ है, और डी जो है ओनली डॉटर है जेड की, यानी ऑब्वियस सी बात है अगर ओनली डॉटर जेड की है तो ओनली डॉटर ए की भी होगी, यानी जेड और ए आपस में एक मैरिड कपल है और उनकी एक ओनली डॉटर यानी सिर्फ ए की डॉटर है, वो है डी। अब देखिए सिर्फ डॉटर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, सन की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही, बेटे की, यहाँ पे सिर्फ ये कहा कि उनकी सिर्फ ए की बेटी है। अगर हम बेटी की बात करें तो सिर्फ डी ही है, यानी बेटा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसके बारे में हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं किया। सिर्फ इतना पता कि अगर हम डॉटर्स की बात करें, बेटियों की बात करें, तो सिर्फ ए की बेटी है इनकी, ए और जेड की, वो है डी। और सेकंड स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है कि के एंड एल आर द ब्रदर्स ऑफ ए, के और एल जो है वो ए के भाई है। अब देखिए ए के भाई है तो ठीक है, के और एल ए के भाई है, बट उससे क्या हमें ये पता चल रहा है कि ए के कितने चिल्ड्रन है? बिल्कुल नहीं पता चल रहा। तो अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइंड भी कर ले चाहे, तो भी देखिए हमें ये तो पता चल रहा है कि इनकी डॉटर तो सिर्फ ए की है, ए की यानी डी, बट कोई बेटा है या नहीं है उसके बारे में क्या हमें कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है? इन दोनों स्टेटमेंट्स में नहीं गिवन। तो हम क्या आंसर मार्क करेंगे? देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा था कि हम डी आंसर कब मार्क करते हैं? जब हम दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइंड यूज करके भी अगर आंसर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अलोन का तो देखिए सवाल ही नहीं उठ रहा कि अलोन स्टेटमेंट्स को यूज करके भी हम आंसर नहीं दे पा रहे, और दोनों को जब हमने कंबाइंड किया तो भी आंसर हम नहीं दे पा रहे, तो हम क्या आंसर मार्क करेंगे? डी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए इसका आंसर क्या होगा? डी आप मार्क करेंगे। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व करना होता है। इसके लिए देखिए आपके बाकी सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए जब हम रीजनिंग की डाटा सफिशिएंसी की चाहे बात करें या क्वांट की। चलिए अब देखिए ये मैंने आपको कहा था ना, अब ये ऑर्डर एंड रैंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें देखिए 5 पर्संस का नाम गिवन है, इनको देखिए आप ध्यान से पहले नोट डाउन करें और खुद से पहले कोशिश करें इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। अमंग टी वी बी ई एंड सी हु इज थर्ड फ्रॉम द टॉप when who is third from the top when arranged in the descending order of their weights।
देखिए हमें 5 लोगों के नाम गिवन है जिनका नाम है टी, वी, बी, ई और सी। हमें बताना है कि थर्ड फ्रॉम द टॉप इनमें से कौन आएगा जब हम इन सभी पर्सन को अरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर वेट। ठीक है, यानी हम क्या करें, ऊपर से लेके नीचे इन पांचों पर्संस को अरेंज कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी जिसका सबसे ज्यादा वेट है, जो सबसे भारी है हम उसे सबसे ऊपर रख रहे हैं और जिसका सबसे कम वेट है उसे हम बिल्कुल नीचे रख रहे हैं। हमें बताना है थर्ड फ्रॉम द टॉप, थर्ड फ्रॉम द टॉप बिल्कुल मिडल में। ठीक है ना, यानी मिडल मतलब थर्ड फ्रॉम द टॉप का मतलब है 2 लोग इसके ऊपर आएंगे और 2 ही लोग नीचे आएंगे। ये तो क्लियर हो गया। अब हमें बताना है कौन होगा इनमें से थर्ड फ्रॉम द टॉप। अब देखिए 2 स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे गिवन है, तो हम पहली स्टेटमेंट को यूज करते हैं कि B इज हैवियर देन T। B जो है वो T से हैवियर है, B इज हैवियर देन T एंड C। ठीक है, जो B है वो T और C दोनों से उसका वेट जो है वो ज्यादा है, एंड इज लेस हैवियर देन V हु इज नॉट द हैवीएस्ट। अगर हम V की बात करें तो वो वेट में सबसे हैवीएस्ट नहीं है, ये बात हमें यहाँ पे कही गई है। अब देखिए यहाँ पे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, तो इसको हम ध्यान से यूज करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए एक एक करके फ्रॉम फर्स्ट में आपको देखिए नीचे सॉल्यूशन दे ही रखा है, इसीलिए मैं आपको समझा पाऊं। फ्रॉम फर्स्ट अब हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं पहली स्टेटमेंट को यूज करके। हमें देखिए पहले डायरेक्टली ये चीज गिवन है कि B इज हैवियर देन T एंड C। जो B है अगर हम उसके वेट की बात करें तो T और C दोनों से जो B का वेट है वो ज्यादा है। ठीक है ना, B इज हैवियर देन T एंड C। तो देख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि B इज हैवियर देन T, सिमिलरली B जो है उसका वेट C से भी ज्यादा है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास T और C के बीच में कोई कंपैरिजन है वेट्स का। हमें इतना पता है B का वेट T और C से ज्यादा है। अब T का वेट C से ज्यादा होगा या नहीं ये तो अभी देखिए हमें नहीं पता, बस इतना है कि B का जो वेट है वो T और C दोनों से ज्यादा है, एंड इज लेस हैवियर देन V। अगर हम B की बात करें उसका वेट V से कम है, तो यानी V इज ग्रेटर देन B हम यहां से कह सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज हम यहां से कह सकते हैं क्योंकि हमें क्लियरली कहा गया कि B इज हैवियर देन T एंड C बट ही इज लेस हैवियर देन V। यानी अगर हम B की बात करें उसका वेट V से कम है, यानी V इज ग्रेटर देन B। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया V जो है वो B से बड़ा है। अगर हम वेट वाइज बात करें तो V इज ग्रेटर देन B और B इज ग्रेटर देन T एंड C। दस हम कह सकते हैं यहां से V इज हैवियर देन ईच वन ऑफ B, T एंड C, जो मैं आपको देखिए बता रहा था। ठीक है ना, V का जो वेट है वो B से भी ज्यादा है, T से भी ज्यादा हो गया और C से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि V का जो वेट है वो B से ज्यादा है और हमें ये पता है कि जो B है उसका वेट T और C से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है V का वेट जो है वो B, T और C तीनों से ज्यादा होगा। फिर हमें कहा गया क्लियरली, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में आप देखिए हमें गिवन है कि हु इज नॉट द हैवीएस्ट, बट V जो है वो हैवीएस्ट नहीं है, यानी सबसे भारी पर्सन V नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, अब देखिए V का वेट इन तीनों से तो ज्यादा है, B, T और C से, बट हैवीएस्ट नहीं है। इसका मतलब बाकी पांचवा पर्सन इनमें से कौन बचा? T, B, C, V के बाद E बचा, क्योंकि देखिए हमें क्लियरली कहा गया ना बट V इज नॉट द हैवीएस्ट। तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है इनके बाद चारों के बाद कौन बचा? B, T, C और V के बाद, क्योंकि V इज नॉट द हैवीएस्ट। तो अगर V हैवीएस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कौन हैवीएस्ट हो जाएगा? E हैवीएस्ट हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं E इज द हैवीएस्ट। अब देखिए यहां से अब हमें एक चीज कंक्लूड होगी, हमें क्या बताना है? थर्ड फ्रॉम द टॉप कौन है। Thus we have the order E का वेट सबसे ज्यादा, E is the heaviest, then V, फिर B, फिर देखिए या तो T का वेट ज्यादा होगा या C का। ये देखिए इसको लेके अभी भी हमें कंफ्यूजन है, E, V, B के बाद या तो C का वेट ज्यादा होगा T से या T का वेट, बट हमें क्या बताना है? थर्ड फ्रॉम द टॉप। तो देखिए थर्ड फ्रॉम द टॉप चाहे आप इस वाले ऑर्डर को देखें या इस वाले ऑर्डर को देखें, दोनों में आपको B ही दिखाई देगा और हमें थर्ड फ्रॉम द टॉप ही बताना था। तो हम कह सकते हैं क्लियरली B इज थर्ड फ्रॉम द टॉप। यानी हमने स्टेटमेंट 1 को सिर्फ यूज करके, देखिए अभी हमने सेकंड स्टेटमेंट को यूज भी नहीं किया, फिर भी हमने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकाल दिया, क्योंकि हमें बताना था थर्ड फ्रॉम द टॉप। अगर हमसे यही पूछा गया होता फोर्थ फ्रॉम द टॉप या बॉटम पे कौन है, तो हमें कंफ्यूजन होता। उसके लिए हमें दूसरी स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता, जो कि है कि C इज हैवियर देन ओनली T। अब देखिए हमें दूसरी स्टेटमेंट में इसका क्लैरिटी दी गई है कि C जो है T से वेट C का ज्यादा है। ठीक है ना, तो C का वेट जो है वो T से ज्यादा है, बट इसका क्या हमें इस क्वेश्चन में जरूरत थी? नहीं थी, क्योंकि हमें तो थर्ड फ्रॉम द टॉप बताना था, जो देखिए हमें पहली स्टेटमेंट से ही पता चल गया। चाहे हम पहला वाला अरेंजमेंट देखें, जब E, V, B तो ठीक है, E इज ग्रेटर देन V इज ग्रेटर देन B, बट T और C में हमें कंफ्यूजन है, बट हमें जरूरत ही नहीं है T और C की, क्योंकि हमें तो थर्ड फ्रॉम द टॉप बताना है। तो हम सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज करके आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। तो हम क्या आंसर मार्क करेंगे यहाँ पे? देखिए
ए ऑप्शन की द डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन आर सफिशिएंट, जबकि डाटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन आर नॉट सफिशिएंट। आप देख सकते हैं सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट को यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया? ए ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे सोल्व करना था, ठीक है। क्लियर है? आई होप सो देखिए क्लियर हो गया होगा आपको डाटा सफिशिएंसी पर बेस्ड ये वाली वीडियो हमारी। इससे पहले भी देखिए मैं आपके साथ कई बार ला चुका हूँ क्वांट पर बेस्ड डाटा सफिशिएंसी की भी वीडियो। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे तो आपको वीडियो के सेक्शन में वो मिल जाएगी डाटा सफिशिएंसी की वीडियो, ठीक है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि www.takshilalearning.com, जहां पे अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन एग्जाम्स की, तो आपको उसके रिगार्डिंग कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, बुक सब मिल जाएगी। तो वेबसाइट भी जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।